हेलो गाइस, MA NIT दैट इज़ मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल और NIT भोपाल की तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है अपने सेकंड फेज़ के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं NIT भोपाल के होम पेज पे हूँ। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे फेज़ 2 के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, या फिर आप सिंपली रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PhD एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जुलाई 2025 फेज़ 2। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NIT भोपाल, ठीक है, एडमिशन नोटिस 30 जून 2025 को ये रिलीज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके थ्रू यहाँ पे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट है फुल टाइम एंड सेकंड है पार्ट टाइम। ठीक है, इसमें सब कैटेगरी भी किया गया है, जैसे इसको आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एडमिशन ब्रोशर रहने वाला है फेज़ 2 के लिए। टेबल ऑफ द कंटेंट इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह पोस्टल या फिर ईमेल के थ्रू आपको नहीं किया जाने वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको इंस्टीट्यूट में रेगुलर विजिट करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट विथ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट डिसिप्लिन विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ PhD एज पर द कंसर्न एलिजिबल क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट है फुल टाइम। ठीक है, तो इसमें 5 कैटेगरीज है। फुल टाइम इंस्टीट्यूट जिसमें आपको फेलोशिप दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। फुल टाइम JRF, कोई भी JRF है जैसे कि UGC, CFAR, FMR, DBT। ठीक है, तो इनसे आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है। उसके बाद में फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड जिसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाला है। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। एंड फुल टाइम फॉरेन, इसको हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें B, तो पार्ट टाइम रहने वाला है, PT बोला जा रहा है जिसे। PT इंस्टीट्यूट जिसमें आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। PT इंटरनल में आपको नहीं मिलने वाला है। एंड PT स्पॉन्सर्ड में भी आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप PT अगर प्रोजेक्ट के थ्रू PhD में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप दिया जाएगा फ्रॉम दी फंडिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको देख लेना है कि आपके जो डिपार्टमेंट और सेंटर है वहाँ पे PhD सेकेंड फेज़ के लिए यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मेनली बात करें लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है, मतलब यहाँ पे PhD के लिए सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक और बायोलॉजी स्टूडेंट कर सकते हैं, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये टेबल 1 में दिया हुआ है सारा चीज़, तो इसको हम देखते हैं टेबल 1 एडमिशन कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट है फुल टाइम रहने वाला है एडमिशन कैटेगरी फुल टाइम इंस्टीट्यूट जिसमें आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो सेम रहने वाला है। फुल टाइम इंस्टीट्यूट, फुल टाइम JRF, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड एंड फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 60% होना चाहिए, या फिर CGPA ऑफ 6.5 ऑन स्केल ऑफ 10 होना चाहिए विथ नेट और गेट क्वालिफाइड। ठीक है, ये आपके साथ में रहना चाहिए, या फिर BE, BTech, BArch, B प्लान और इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स और 7.5 CGPA ऑन स्केल ऑफ 10 प्लस क्वालिफाइड गेट स्कोर रहना चाहिए आपके पास में, तब आप एलिजिबल हैं। सेम चीज़ जो है वो FT JRF के लिए भी है, एंड FT सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए भी है, एंड FT स्पॉन्सर्ड के लिए भी रखा गया है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड के लिए थोड़ा सा एक और रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट, जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट बी ए एम्प्लॉय ऑफ दिस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश NOC जो कि एनेक्सर B में दिया हुआ है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, आपके पास में NOC आपको देना होगा और आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें FT फॉरेन के लिए, तो इसमें सारा चीज़ सेम रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दिस कैटेगरी ऑफ एडमिशन इज एप्लीकेबल टू फॉरेन स्टूडेंट्स थ्रू ICCR स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, उसके बाद में द एप्लीकेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 ईयर्स
एज ऑन 1 अक्टूबर ऑफ द कैलेंडर ईयर। और उसके साथ साथ आपके पास में मिनिमम वैलिड GRE स्कोर होना चाहिए, ठीक है, 280 का, इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। उसके बाद में PT इंस्टीट्यूट, PT इंटरनल एंड PT स्पॉन्सर्ड एंड PT प्रोजेक्ट के लिए भी देखें तो यहाँ पे मैंने जो बताया था वो सारा चीज़ सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस इन अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट विद मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन करस्पॉन्डिंग पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव PhD प्रोग्राम सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम रहने वाला है। उसके बाद में इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे MA NIT भोपाल का स्टाफ या फिर फैकल्टी होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको NOC भी प्रोड्यूस करना होगा। नो चेंज और रिलैक्सेशन इन द एडमिशन प्रोसेस और नॉर्म्स रहने वाला है, ठीक है। सेल अंडरगो नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस जो कि रेगुलर कैटेगरी के लिए होने वाले फुल टाइम के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे मतलब जाना होगा, ठीक है। और एप्लीकेबल टू दी एनी अदर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद में कोर्स वर्क जो है वो मैंडेटरी है आपके लिए एंड नो रिलैक्सेशन इन द इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ड्यूटी तो करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं देने वाले हैं, ठीक है। नो फाइनेंशियल रिलैक्सेशन परस्यूइंग PhD प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम स्पॉन्सर्ड की बात करें तो सारे चीज़ सेम रहने वाले। इसके साथ साथ आपको एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर ऑफिसर होना चाहिए। इट इज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपका जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको NOC भी आपको मांगना होगा, ठीक है। ये एनेक्सर B में दिया हुआ है। उसके बाद में PT प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ सेम रहने वाला है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फेलोशिप भी मिल सकता है अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे PhD में एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ एडमिशन इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ और जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह आता है, जूनियर रिसर्च फेलो वगैरह आता है, तो यहाँ से आप PhD कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें आपको एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है वो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स तक का फंडिंग तो देगा ही, ठीक है। मतलब इतना फंडिंग देगा तभी आप यहाँ पे PhD में इनरोल हो पाएंगे, ठीक है। ईयर एंड विद बजट प्रोविजन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ और JRE फ्रॉम दी प्रोजेक्ट फंड, ठीक है। इसके साथ साथ आपको NOC भी प्रोड्यूस करना होगा यहाँ पे। उसके बाद में द कैंडिडेट विल हैव ऑब्लिगेशन टू सर्व द डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट फॉर एटलीस्ट 2.5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज PhD स्कॉलर, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको 2.5 ईयर आपको यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास में गेट और नेट और एनी कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो होता है उसका टेस्ट आपके पास में होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। एडमिशन विल बी थ्रू इंस्टीट्यूट प्रोसेस विच माइट इंक्लूड अ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन इन PhD प्रोग्राम फॉर दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें बायोलॉजिकल के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी सेम है एंड बायोलॉजिकल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपके पास में नेट और गेट होना चाहिए या फिर JRF होना चाहिए फ्रॉम DBT, ICMR, ICR, CSAR, ठीक है। इससे आपके पास में होना चाहिए। केमिकल के वगैरह के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल क्राइटेरिया वगैरह भी रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास में नेट या फिर गेट वगैरह तो होना ही चाहिए और अगर JRF है कोई भी फंडिंग एजेंसी से तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की तो यहाँ पे फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम जिसमें FT इंस्टीट्यूट जिसमें आपको फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ फाइनेंस्ड ये वाला रहने वाला है जो कि A3 रहने वाला है एंड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रहने वाला है A4, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है और वो भी OBC कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 1 दिया हुआ है एंड सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए 1 है एंड स्पॉन्सर्ड के लिए 2 रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन तो यहाँ पे आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 1 दिया गया है SC के लिए एंड 1 दिया गया है ST के लिए। यहाँ पे टोटल दिया गया है 2 एंड सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए 1 दिया है एंड स्पॉन्सर्ड के लिए 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में JRF है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेलोशिप वगैरह तो दिया जाएगा जो भी आपका फंडिंग एजेंसी है वो, और यहाँ पे आपका कोई भी सीट लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ पे आप JRF वाले हैं वो यहाँ पे बहुत सारा सीट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सीट लिमिट नहीं रहने वाला। फॉरेन के लिए विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप रहने वाला है और इस पर नॉर्म से यहाँ पे सीट रहने वाला, ठीक है। पार्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पे पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट, ठीक है, विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स हैं और मैथमेटिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है।
पार्ट टाइम इंटरनल स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कोई भी सीट लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखा गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रखा गया है। एंड इंस्टीट्यूट सर्व्स द राइट टू चेंज द सीट एलोकेशन एज पर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे ST SC PWD कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, या फिर 0.5 इन CGPA आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। कोर्स कंप्लीसन और सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब आप अगर लास्ट सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इतने सारे यहाँ पे ये इस पैराग्राफ का यही मतलब है। और आपको एक कोर्स कंप्लीसन सर्टिफिकेट जो कि एनेक्सर D में दिया हुआ है, इसको आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन एग्जेम्प्टेड है उसके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अप्लाई करेंगे उन सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट है फॉलोड बाय इंटरव्यू रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कैटेगरी है, वो भी यहाँ पे रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू देने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर स्ट्रक्चर जो है वो हम अनेक्सर E में देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी एंड अदर चार्जेस वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड रहने वाला, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डेस्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम PhD program shall have to register in each semester by submitting requisite fee and desk registration form by stipulated date, ठीक है। तो यहाँ पे हर सेमेस्टर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, इसको हम थोड़ा सा आगे भी देखने वाला, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन कोर्स वर्क टू बी कम्प्लीटेड इन मैक्सिमम 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर्स बाई फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्कॉलर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पे फुल टाइम जो स्टूडेंट है उसको 2 सेमेस्टर मैक्सिमम यहाँ पे कोर्स वर्क में देना होगा एंड पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे 4 सेमेस्टर देना होगा, दैट इज़ 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्रेस कमेटी भी यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे देख रेख करता है आपका हर चीज़। इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर टू द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका सुपरवाइजर एज अ कन्वीनर मस्ट कंडक्ट 1 मीटिंग इन एवरी सेमेस्टर टू असेस 6 मंथली प्रोग्रेस, ठीक है। तो आपका जो सुपरवाइजर है वो 6 मंथली आपका प्रोग्रेस देखने वाले हैं ऑफ द रिसर्च वर्क, ठीक है। SRPC रिपोर्ट इज़ मैंडेटरी फॉर डेस्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको देना होगा SRPC को, और वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। द डेस्क रजिस्ट्रेशन मे बी पेंडिंग ड्यू टू द फॉलोइंग, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे आपका पेंडिंग रह सकता है, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू डिलीवर अ SRPC presentation and the supervisor submit a SRPC report to be academic section through HOD with comment not reported, ठीक है। तो फेल इसलिए हो सकता है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पेंडिंग इसलिए रह सकता है कि आप जो है वो SRPC को प्रेजेंटेशन नहीं दिए हैं, या फिर आपका जो सुपरवाइज़र है वो सबमिट नहीं किया है आपका रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेंडिंग रह सकता है। दूसरा केस यहाँ पे आप देखें तो फेल टू डिलीवर SRPC प्रेजेंटेशन और गेट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं लेकिन SRPC जो है वो मानता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट रुक जाएगा इन 2 कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर, ठीक है। तो हिज रजिस्ट्रेशन शैल बी लायबल टू बी कैंसल्ड, तो इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। एडमिशन विदड्रॉल एंड कैंसिलेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एडमिशन वगैरह ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं अपना कैंडिडेचर या फिर विड्रॉल वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चूज टू कैंसिल और विड्रॉल हिज एडमिशन ही हैज़ टू रिफंड द इंटायर अमाउंट ऑफ टीचिंग फेलोशिप, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह ले रहे हैं और आप यहाँ पे कैंसिल करते हैं अपना कैंडिडेचर या फिर विड्रॉल वगैरह लेते हैं PhD से, तो यहाँ पे आप जितना भी फेलोशिप वगैरह लिए रहेंगे इंस्टीट्यूट से उतना आपको यहाँ पे रिफंड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देना है।
इंस्टीट्यूट एंड हिज कैंडिडेचर फॉर PhD रीएडमिशन शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 एकेडमिक ईयर्स। इसको भी आपको ध्यान में देखना है, ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट 3 एकेडमिक ईयर्स में भी आप कहाँ मतलब PhD में रीएडमिशन नहीं ले सकते। इफ़ अ PhD स्कॉलर इज़ फाउंड टू हैव रजिस्टर्ड करंटली फॉर एनी अदर डिग्री, ठीक है, PhD करते करते अगर आप पाए जाते हैं कहीं पे रजिस्टर्ड है कुछ कहीं पे अदर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो PhD जो डिग्री है वो मतलब आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। एंड ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद ड्यू पब्लिक नोटिफिकेशन। तो इसको आपको ध्यान में देना है, मतलब आप अगर PhD में इनरोल है तो कहीं और जगह आपको इनरोल नहीं होना है। ऑल PhD स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन एवरी सेमेस्टर आफ्टर पेइंग द रिक्विसाइड फी। तो आपको हर सेमेस्टर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट रजिस्टर फॉर 2 consecutive सेमेस्टर हिज और हर एडमिशन विल बी स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एवरी सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो फुल टाइम कैटेगरी के लिए यहाँ पे MA NIT भोपाल में ही आपका रिसर्च वर्क रहने वाला है। एंड PT स्पॉन्सर्ड के लिए इनका जो खुद का जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हो सकता है स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए MA NIT अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी आपको दिया जाएगा फुल टाइम इंस्टीट्यूट और फुल पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कैटेगरी से अगर एडमिशन वगैरह लेते हैं उनको, ठीक है। फेलोशिप इंटाइटलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम इंस्टीट्यूट एंड पार्ट टाइम प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली आपको 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए भी दिया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस को देख करके, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो पार्ट टाइम प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है तो उसका फंडिंग जो है वो QIP CSR AICTE UGC DAE DST और कोई भी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट और एजेंसी हो सकता है, ठीक है, आपको ध्यान में देना है। अब अगर आप PT प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स फेलोशिप आपको गारंटीड इन लोग देना चाहिए फंडिंग एजेंसी, नहीं तो यहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कंट्रीब्यूट और असिस्ट इन टीचिंग रिसर्च, ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे आपको काम भी करवाना मतलब आपसे काम करवाया जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट और असिस्ट इन द टीचिंग रिसर्च और एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज असाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव HOD विथ अ मिनिमम वर्क लोड ऑफ अप टू 8 आवर्स पर वीक, ठीक है, 8 आवर्स आपको पर वीक यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग करवा सकते हैं, रिसर्च करवा सकते हैं, कंट्रीब्यूट और असिस्ट किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको काम करवाया जाएगा 8 आवर्स पर वीक, ठीक है। उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ठीक है, इवैल्यूएटेड बाय बोथ सुपरवाइजर एंड डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। और ये जो फेलोशिप रहने वाला है वो इनिशियली 3 इयर्स के लिए रहने वाला है, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपकी जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उसको देख करके, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फेलोशिप है जैसे कि QIP UGC CSR JRF है, मतलब आपका जो उन रिस्पेक्टिव नॉर्म्स है उसके हिसाब से रहने वाले हैं, गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट फंडिंग एजेंसी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है, ठीक है। आपका फेलोशिप जो है वो सीज किया जा सकता है इन फॉलोइंग रीजंस के कारण, जैसे कि गिविंग फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एडमिशन, फेलर इन ऑब्टेनिंग मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग कोर्स वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट वगैरह भी दिया हुआ है, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। नॉट रजिस्टरिंग फॉर अ सेमेस्टर और नॉट डिपोजिटिंग रिक्विसाइड रजिस्ट्रेशन फी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉट डिलीवरिंग SRPC सेमिनार इन शेड्यूल्ड टाइम 6 मंथली रिपोर्ट यहाँ पे आपको देना होगा। नॉट कन्फर्मिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट और वायलेटिंग इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन और रूल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीज किया जा सकता है फेलोशिप। रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट विथ कमेंट्स फर्स्ट एज नॉट रिपोर्टेड, अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे आपका सीज किया जा सकता है फेलोशिप। रिमेनिंग अपसेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन और परमिशन फॉर मोर देन 3 मंथ, ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो फेलोशिप है वो सीज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंशन वगैरह अगर होता है 3 ईयर में बी कंसिडर्ड, ठीक है, मतलब 3 ईयर के बाद में जैसे आपका एक्सटेंशन वगैरह होता है फेलोशिप का, तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वगैरह रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 SCI SCIE और SSCI जनरल में आपका पेपर होना चाहिए, या फिर आपके पास में 2 स्कोपक इंडेक्स पेपर होना चाहिए इन जनरल, ठीक है, या फिर 3 पेपर्स इन कोपस इंडेक्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होना चाहिए, या फिर
2 बुक चैप्टर्स फ्रॉम रिप्यूटेड इंटरनेशनल पब्लिकेशन इस फर्स्ट ऑथर आपका होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फेलोशिप जो है वो 3 ईयर्स से एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, ओनली दोज पेपर्स और पब्लिकेशन शैल बी काउंटेड इन ईच एप्लीकेंट इज द फर्स्ट ऑथर एंड द पब्लिकेशन ईयर commensurate with the registration tenure of PhD स्कॉलर इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको आपको देना है, जहाँ से आपका अगर एक्सटेंशन वगैरह होता है तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा, ये आपका टास्क रहने वाला। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर फेलोशिप एक्सटेंशन बियॉन्ड 3 ईयर मे बी कंसिडर्ड बाय चेयरमैन सीनेट इफ़ इट इज़ ड्यूली रिकमेंडेड बाय द बोथ DRPC एंड डीन। ठीक है, तो ये आपको रिकमेंड करेंगे तभी आपका यहाँ पे 3 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है। सच एक्सटेंशन सेल बी इन पार्ट और हाफ ईयरली बेसिस फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है, या फिर टिल द डेट ऑफ थीसिस सबमिशन विच एवर फॉल्स अर्लियर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना। लीव इंटाइटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैजुअल लीव 15 डेज़ का मिलने वाला है। ठीक है, मैटरनिटी लीव जो रहने वाला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, जो फीमेल है उनके लिए रहने वाला। ठीक है, एकेडमिक लीव यहाँ पे आप देख सकते हैं, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिनोप्सियम फील्ड वर्क, इसके लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम 15 डेज़ का मिलने वाला है। ठीक है, पर एकेडमिक ईयर विथ मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ ड्यूरिंग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ PhD। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15 डेज़ का सेमिनार वगैरह अटेंड करने के लिए दिया जाएगा लीव, और मैक्सिमम यहाँ पे 2 मंथ दिया जाएगा आपकी इंटायर PhD कंप्लीट होने तक। ठीक है, मेडिकल लीव वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 30 डेज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, मैक्सिमम 10 डेज़ इन एन एकेडमिक ईयर। ठीक है, अगर आपका कोई भी एकदम मेडिकल इमरजेंसी रहता है तो ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 डेज से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। सेमिनार कॉन्फ्रेंस और इंटाइटलमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, फॉर प्रेजेंटिंग पेपर्स इन सेमिनार कॉन्फ्रेंस इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ दे सकते हैं पर स्कॉलर पर एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। अगर आप कहीं ट्रैवल करके जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3rd AC का यहाँ पे पेमेंट देंगे इन लोग, रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड लिमिटेड बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंस भी यहाँ पे आपको देने वाले हैं, मैक्सिमम ऑफ 3,000। ओनली फुल टाइम PhD स्कॉलर कैन बी कंसिडर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस का भी लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मतलब पैसा दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड बाय द CPDA कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड एट IITs NITs IIMs IISc और अदर CFTIs। ठीक है, सेंट्रल फंडिंग यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो कॉन्फ्रेंसेस हुज पेपर आज पब्लिश्ड इन SCI स्कोपस इंडेक्स जर्नल और वेब ऑफ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसा वगैरह देने वाला है। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रमोट फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्च इन स्कॉलर इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब्रॉड। ठीक है, अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, इसके लिए आपको आपके पास में पब्लिश होना चाहिए 2 नंबर ऑफ SCI SE और SSCI जर्नल में आपका पेपर्स पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम दिया जाएगा, जिसमें आपका सारा चीज़ इंक्लूड रहने वाला है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्रैवल एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। फर्दर मोर इस रिसर्च स्कॉलर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अवेल मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 20,000 फॉर हाई क्लास पब्लिकेशन इन SCI Q1 क्लास ऑफ जर्नल। ठीक है, अगर आप जर्नल में पेपर पब्लिश वगैरह कराते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20,000 भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रोग्राम ड्यूरेशन रहने वाला है, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर सबमिटिंग PhD थीसिस विल बी 3 ईयर्स रहने वाला है विथ फेलोशिप। ठीक है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 5 ईयर्स एंड अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द DRPC की तरफ से। ठीक है, उसके साथ साथ ये सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन वुड बी ऑन 6 मंथ बेसिस अपॉन DRPC रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द चेयरमैन सीनेट। मतलब यहाँ पे आपको 5 ईयर्स में आपको PhD कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ अब अगर आप थीसिस वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का एडिशनल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक फॉर ऑल एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ बाय द वे ऑफ सबमिटिंग ड्यू चार्ज और फी एंड कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है, मतलब आपको यहाँ पे फर्दर जो सेमेस्टर है उसके लिए भी आपको यहाँ पे फ़ी वगैरह भी
पेमेंट करना होगा, ठीक है। देयर विल बी मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 साल जो है वो स्पेंड करना ही होगा MA-NIT भोपाल में, ठीक है। 2 साल के बाद जो है वो आप अपना PhD प्रोग्राम है उसको पार्ट टाइम में भी कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो, ठीक है। इफ़ मिनिमम 2 SRPC सेमिनार एंड DRC हैव बीन completed विद इन द रेजिडेंशियल पीरियड, ठीक है। तो अगर आप 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप आपका फुल टाइम है उसको पार्ट टाइम में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 मंथ और अंटिल कोर्स वर्क इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट रहने वाले 6 मंथ और अंटिल द कोर्स वर्क कम्प्लीटेड, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे काम करेंगे वो ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, वीकेंड्स एंड हॉलीडे इन MA-NIT आफ्टर फुलफिलिंग मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट विद द मैंडेटरी कोर्स वर्क इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे रिसर्च जो करना होगा वो इस टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम परमिसिबल ड्यूरेशन फॉर पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम इज़ 4 ईयर रहने वाला है, ठीक है। मतलब पार्ट टाइम अगर आप यहाँ पे PhD कर दें तो 4 ईयर रहने वाला है, विच अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्सीड्स बाई 1 ईयर फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग फुल टाइम PhD प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउएवर देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द थीसिस सबमिशन ऑफ बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों के लिए, लेकिन आपको 5 ईयर्स में अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाउएवर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द रिसर्च स्कॉलर टू रजिस्टर इन ईच सेमेस्टर ऑफ एक्सटेंडेड ड्यूरेशन विदाउट ब्रेक, ठीक है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फी पेमेंट भी आपको करना होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको जो फेलोशिप मिलेगा वो 5 ईयर्स तक ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप 5 ईयर्स से ज़्यादा करते हैं तो आपको अपने जेब से देना होगा पैसा वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोर्स क्रेडिट एंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 2 क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेमेस्टर 1 एंड 2 मिला करके यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। MCA, MSc और MBA के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 यहाँ पे क्रेडिट रखा गया है 5 कोर्सेज के लिए, 2 सेमिनार्स के लिए 4 क्रेडिट रखा हुआ है एंड टोटल क्रेडिट की बात करें यहाँ पे तो 19 रखा हुआ है, ठीक है। MPhil, MTech, MArch, M प्लान के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 क्रेडिट रखा गया है 4 कोर्सेज के लिए, 4 यहाँ पे 2 सेमिनार्स के लिए है एंड यहाँ पे मैक्सिमम या फिर टोटल बोले तो 16 यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। BE, BTech और BArch के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 क्रेडिट दिया गया है 8 कोर्सेज के लिए, यहाँ पे 2 सेमिनार्स के लिए दिए गए हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 28 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका मिनिमम CGPA जो रहने वाला है वो क्लियर करने के लिए कोर्स वर्क वो रहने वाला है 6.5, मतलब इतना तो आपको लाना ही होगा तभी आपका जो है कोर्स वर्क जो है वो कम्प्लीट हो सकता है। फेलर इन कोर्स वर्क, ठीक है, अगर आप फेल वगैरह हो जाते हैं तो क्या करना होगा। द कैंडिडेट शुड कंप्लीट द कोर्स वर्क इन मैक्सिमम ऑफ 2 सेमेस्टर 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट फेलिंग इन कोर्स वर्क में रीराइट और रीअपियर इन द एग्जाम ओनली वंस आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम डीन और चेयरमैन सीनेट, ठीक है। तो अगर आप फेल वगैरह हो जाते हैं तो आपको रीराइट और रीअपियर करना होगा ये जो कोर्स वर्क है इसके एग्ज़ाम के लिए, और वो आपको परमिशन देंगे डीन और चेयरपर्सन सीनेट है वो। फेलर इन सेमिनार, ठीक है, अगर आप सेमिनार वगैरह में मतलब अटेंड नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या है। इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट सबमिट द सेमिनार रिपोर्ट एंड रिमेन absent इन द सेमिनार ऑन द शेड्यूल्ड डेट ही विल बी अवॉर्डेड F ग्रेड अनलेस द एक्सटेंशन ऑफ डेट इज ग्रांटेड बाय द चेयरपर्सन सीनेट। तो यहाँ पे जो अवार्ड किया जाएगा वो आपको F ग्रेड से अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। रिसर्च सुपरवाइजर की बात करें, सुपरविजन की बात करें तो यहाँ पे each PhD scholar enrolled in the designated program will be allocated a supervisor who is a faculty member of the relevant degree imparting और supporting department और center। तो इसको आपको ध्यान में देना है, आपको यहाँ पे सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा। All the scholars registered for PhD program shall be governed by the PhD Ordinance 2024 and amendments if any, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, इसके बारे में और भी जानना है तो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, देन वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई करने के बाद में आपको साइन इन
करना है, ठीक है। साइन इन करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना है, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जो है आप अपना पर्सनल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद में आपको उसको प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि ये जो है आपको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी रखा गया है, 1500 रुपीज़ रखा गया है और अदर कैटेगरी के लिए, एंड 1000 रुपीज़ रखा गया है ST SC एंड PWD जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए रखा गया है, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच कैटेगरी और डिपार्टमेंट इफ अवेलेबल शुड बी सबमिटेड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकेडमिक MEMNIT भोपाल, ठीक है। तो लास्ट डेट बाय 16 मई 2025, तो इसको आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। वो पेमेंट गेटवे जो भी अवेलेबल रहेगा उसके थ्रू करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा द एनवेलप मस्ट कंटेन द फॉलोइंग हिडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिडर लिखना है एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस PhD एडमिशन इन द दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको देना होगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट और कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वही 1500 रुपीज़ अदर कैटेगरी के लिए एंड ST SC PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन वाया पोस्टल और ईमेल सेल बी मेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा वो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में पता चल जाएगा। तो आपको इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है उसको आपको रेगुलर विजिट करते रहना, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला, ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो, साइन, 10th मार्कशीट, 12 UG PG PhD UG PG एंड यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन है, एक्सपर्टीज है किसी चीज़ में, फ़ी रिसिप्ट का कॉपी लगेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कॉपी लगेगा, ठीक है, कोर्स कंप्लीसन, ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो इसको आपको ध्यान से प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसका वेटेज रहने वाला है 70% एंड इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है यहाँ पे 30% रहने वाला, ठीक है। क्वालिफाइंग इन गेट और नेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। मतलब इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिलाने के लिए मतलब आपके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जैसे कि गेट और नेट, तो यहाँ पे आपको इंट्रेंस टेस्ट तो दिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट द इंस्टीट्यूट ऑन इट्स सोल डिस्क्रिप्शन में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू इन सच केसेस, ठीक है। अगर आपके पास में है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जा सकता है रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू में, ठीक है। इन द सेम क्राइटेरियन विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट विद क्वालिफाइड गेट और नेट स्कोर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देखना है। फॉर ईच डिपार्टमेंट और एडमिशन टेस्ट ऑफ टोटल 2 आवर्स सेल बी कंडक्टेड एज पर दी सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस जो रहेगा वो आपका यहाँ पे गेट और नेट का जो सिलेबस है वही रहने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। और ये जो है आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी देख सकते हैं सिलेबस का, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी TA DA वगैरह भी नहीं दिया जाएगा जब आप यहाँ पे अटेंड करेंगे इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें टेंटेटिव शेड्यूल की तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन रहने वाला है वो 15 जुलाई 2025 रहने वाला है, दोनों ही केस में पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए। डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाले हैं यहाँ पे 22 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे पार्ट टाइम का कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, बट इंटरव्यू होने वाले हैं यहाँ पे 22 जुलाई 2025 इसके लिए, एंड पार्ट टाइम के लिए 23 रहने वाले। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जुलाई रहने वाले हैं, एंड यहाँ भी इसका 25 रहने वाला, ठीक है। एडमिशन डेट की बात करें तो 29 जुलाई रहने वाले हैं, यहाँ पे 30 जुलाई रहने वाला, ठीक है। स्टार्ट ऑफ कोर्स वर्क का जो रहने वाला है वो जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चेंज वगैरह भी किया जा सकता है जो इंस्टीट्यूट रिजर्व्स रखता है, ठीक है। इसको आपको ये जो वेबसाइट है इसको रेगुलर विजिट करते रहना है, ठीक है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड फी डिटेल्स शुड बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट लास्टेड बाय 16/5/2025 टू यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इन लोग किए नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 मंथ तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहने वाला है वो 15 जुलाई रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको 16 जुलाई तक यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर भी शायद मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे 16 मई 2025 लिखा हुआ है, इसको इन लोग करेक्शन नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 16 जुलाई रहने वाला, ठीक है।
इसके बाद में अगर आपका रिसिप्ट पहुँचता है तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं रहने वाला। यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी दिए हुए कहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं NOC वगैरह दिया है, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर के लिए है ये। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए टू बी इशूड ऑन एम्प्लॉयर्स लेटर हेड, ठीक है, ये रहने वाले। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं वही NOC दिया गया है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट वगैरह के थ्रू अगर आप जाते हैं उसके लिए है। फॉर्मेट फॉर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू किया जाएगा आपका HOD के द्वारा, ठीक है। और इसको आपको सबमिट करना है जब आप परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप अगर लास्ट सेमेस्टर में है, मास्टर के लास्ट सेमेस्टर में है, तो इसको आपको फिल करके सबमिट करना होगा, मतलब आपको पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो शायद इन लोग कंसिडर नहीं करें, लेकिन आपको ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना होगा, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि हिज और हर फाइनल रिजल्ट अवेटेड एंड इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड ऑन बिफोर September 30, 2025, ठीक है। इसके पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर फॉर PhD की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कॉशन मनी 10,000 रखा गया है एंड इंस्टीट्यूट कॉशन मनी जो है वो 5,000 रखा गया है, दोनों ही केसेस में, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको वन टाइम फ़ी आपको देना होगा 10,600 दोनों ही केसेस में, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए, ठीक है। अदर फी पेएबल इन एवरी सेमेस्टर, ठीक है, इसको आपको देना होगा 10,900 रुपीज़ आपको देना होगा फुल टाइम के लिए एंड 10,500 देना होगा पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल दी अबव फी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,500 रुपीज़ देना होगा फुल टाइम के लिए एंड पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,100 रुपीज़ आपको देना होगा, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर PhD स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर PhD स्टूडेंट, तो इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह जो है वो नहीं मिलने वाला है PhD स्टूडेंट के लिए, आपको बाहर में रहना होगा, इसलिए यहाँ पे कहीं भी हॉस्टल फ़ी वगैरह मेंशन्ड नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद में वही जो लिंक था उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, देन लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो यही थी गाइस MA NIT भोपाल या फिर NIT भोपाल की तरफ से PhD के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था फेज़ 2 के लिए, उसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइस।